लगभग 230 मिलियन साल पहले धरती पर कुछ अद्भुत हुआ। सबसे पहले डायनासोर्स पैदा हुए, एक ऐसे ग्रह पर चले जो हमारे ग्रह से बहुत अलग था। ये शुरुआती डायनासोर्स वो विशालकाय जानवर नहीं थे जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। ये काफी छोटे थे, कुछ तो कुत्ते से भी बड़े नहीं थे, लेकिन इनमें कुछ खासियत थी जो इन्हें दूसरे रेप्टाइल्स से अलग बनाती थी। ये तेज, फुर्तीले और अलग अलग जगहों पर रहने के लिए अनुकूल थे। डायनासोर दुनिया के ये पायनियर्स एक ऐसे डायनेस्टी की शुरुआत थे जो आने वाले लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज करेगा। इनकी कहानी एवोल्यूशन, एडेप्टेशन और अंत में एक्सटिंक्शन की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें फैसिनेट करती है जब हम इनकी हड्डियों को खोजते हैं और इनके अस्तित्व की पजल को सुलझाते हैं। हमारे साथ समय में वापस यात्रा करें और डायनासोर्स की अद्भुत दुनिया का पता लगाएं। डायनासोर्स के राज को 3 मुख्य कालों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक शुरुआत का समय था। डायनासोर्स अभी भी खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे, दुनिया को अन्य रेप्टिलियन जीवों के साथ शेयर कर रहे थे। इस समय के कुछ प्रमुख डायनासोर्स में कोएलोफिसिस और प्लेटियोसॉरस शामिल थे। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया पूरे ग्लोब पर छाया हुआ था और विशाल रेगिस्तान पूरे लैंड में फैले हुए थे। यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट में डायनासोर्स ने अपने सर्वाइवल स्किल्स को डेवलप किया। जैसे ही ट्रायसिक से जुरासिक में बदलाव आया, डायनासोर्स विविध हुए और बड़े हो गए। जुरासिक काल में स्टेगोसॉरस और अलोसॉरस जैसे डायनासोर्स ने अपनी पहचान बनाई। सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो गया, जिससे नए कोस्ट लाइन्स और अधिक विविध हैबिटेट्स बन गए। इस बदलाव ने डायनासोर्स को नए क्षेत्रों में फैलने का मौका दिया। जुरासिक जायंट्स का गोल्डन एज था, जिसमें ब्राचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे लंबी गर्दन वाले सॉरोपॉड्स अविश्वसनीय आकार तक पहुंच गए। ये विशालकाय जीव ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाते थे। हवा में भी पीटेरोसॉर्स के उड़ते हुए रूप भरे हुए थे, जो डायनासोर्स के करीबी रिश्तेदार थे। टेरानोडॉन और पेटेरोडैक्टिलस जैसे प्टेरोसॉर्स ने आकाश को अपने कब्जे में लिया। क्रेटेशियस में डायनासोर डाइवर्सिटी अपने चरम पर थी। इस समय के कुछ प्रमुख डायनासोर्स में वेलोसिरैप्टर और एंकाइलोसॉरस शामिल थे। फूलों वाले पौधे उभरे, जिससे इकोसिस्टम्स में नए आयाम जुड़ गए। इन पौधों ने हर्बिवोरस डायनासोर्स के लिए नए भोजन के स्रोत प्रदान किए। टायरेनोसॉरस रेक्स और ट्रिसेराटॉप्स जैसे जाने पहचाने डायनासोर्स इसी पीरियड के दौरान धरती पर घूमते थे। टी रेक्स एक फियरसम प्रेडेटर था, जबकि ट्रिसेराटॉप्स अपने 3 सींगों के साथ एक फॉर्मिडेबल हर्बिवोर था। डायनासोर के इतिहास का यह आखिरी चैप्टर स्प्लेंडर और ड्रामेटिक चेंज दोनों से भरा था, जिसका अंत एक ऐसी घटना में हुआ जिसने हमेशा के लिए पृथ्वी पर जीवन के कोर्स को बदल दिया। क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट ने डायनासोर्स के युग का अंत कर दिया। डायनासोर्स की दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध थी। एलोसॉरस और स्पाइनोसॉरस जैसे खतरनाक शिकारियों से लेकर स्टेगोसॉरस और एंकिलोसॉरस जैसे कोमल जायंट्स तक, डायनासोर्स आकार और रूप में एक चकाचौंध कर देने वाली विविधता में आए। कुछ कार्निवोर्स थे जो अपने शिकार को मारने के लिए तेज दांतों और शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल करते थे। टी रेक्स अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि वेलोसिरैप्टर अपनी चालाकी और समूह में शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। अन्य हर्बिवोर्स थे जो अपने विशेष रूप से अडैप्टेड दांतों और पाचन तंत्र के साथ फर्न्स और साइकेड्स पर चरते थे। ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 सींगों और बड़े फ्रिल के साथ, सॉरोपॉड्स अपनी लंबी गर्दन और विशाल शरीर के साथ, और हेड्रोसॉर्स अपनी डक बिल्ड संरचना के साथ अद्वितीय थे। डायनासोर्स केवल जमीन तक ही सीमित नहीं थे। पिटेरोसॉर्स अपने झिल्लीदार पंखों के साथ आसमान में उड़ान भरते थे। कुछ के पंख 30 फीट से भी ज्यादा बड़े थे। क्वेट्ज़लकोएट्लुस सबसे बड़े उड़ने वाले जीवों में से एक, अपने विशाल पंखों के लिए जाना जाता था। महासागरों में डॉल्फिन के आकार के इख्थियोसॉर्स और लंबी गर्दन और पैडल जैसे अंगों वाले प्लेशियोसॉर्स लहरों पर राज करते थे। मोसासॉर्स विशाल समुद्री छिपकली भी समुद्र के प्रमुख शिकारी थे। डायनासोर्स की विविधता उनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस का प्रमाण है, जो विभिन्न वातावरणों में अडैप्ट और थ्राइव करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। चाहे वह जमीन हो, आकाश हो या समुद्र, डायनासोर्स ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड अब मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया।
इस इम्पैक्ट ने विनाशकारी घटनाओं को जन्म दिया, जिसमें व्यापक वाइल्ड फायर्स, सुनामीज और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल थे। धूल और मलबे ने वायुमंडल को भर दिया, सूरज को ढक दिया और ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट पैदा कर दिया। आपदाओं की ये चेन रिएक्शन डायनासोर्स के लिए बहुत ज्यादा साबित हुई। कभी फलते फूलते इकोसिस्टम्स ढह गए और डायनासोर्स सहित अधिकांश पौधे और जानवरों का नाश हो गया। यह मैस एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे क्रिटेशियस पैलियोजीन केपीजी एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है, एक युग के अंत का प्रतीक है। डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया, जिससे स्तनधारियों के उदय और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के एवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी ने धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू किया। छोटे स्तनधारी जो इस आपदा से बच गए थे, ने नए वातावरण में अनुकूलन किया। समय के साथ इन स्तनधारियों ने विविधता प्राप्त की और नई प्रजातियों का उदय हुआ। प्रारंभिक प्राइमेट्स का विकास हुआ, जो अंततः मानव एवोल्यूशन की दिशा में अग्रसर हुए। इस प्रकार डायनासोर्स के पतन ने न केवल स्तनधारियों के लिए बल्कि पृथ्वी पर जीवन के एक नए युग के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। गैप 3S। डायनासोर्स की कहानी उनके विलुप्त होने के साथ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये तो इन अद्भुत जीवों को समझने के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। डायनासोर के जीवाश्मों, फॉसिल्स की खोज किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं है, जिससे हमें एक खोई हुई दुनिया के इतिहास को जोड़ने का मौका मिला है। गैप 2S। ये सब 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ, जब उत्सुक वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने पहले डायनासोर जीवाश्मों को खोजा। इन शुरुआती खोजों ने उत्साह और जिज्ञासा की एक लहर दौड़ा दी, जिससे पैलियोंटोलॉजी एक वैज्ञानिक विषय के रूप में पैदा हुआ। हड्डियों से लेकर पैरों के निशान तक जीवाश्म अतीत के रहस्यों को खोलने की कुंजी बन गए। गैप 2S। हर जीवाश्म की खोज ने पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ा है, जिससे हमें इन प्राचीन दिग्गजों के आकार, रूप और व्यवहार को समझने में मदद मिली है। विशाल टायरानोसोरस रेक्स से लेकर तेज और फुर्तीले वेलोसिरैप्टर तक जीवाश्मों ने हमें उन जीवों के जीवन की एक झलक दी है जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। गैप 2S। लेकिन सिर्फ हड्डियां ही कहानी नहीं बताती। जीवाश्म घोंसलों और अंडों से पता चला है कि डायनासोर अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते थे। त्वचा और पंखों के निशानों ने हमें दिखाया है कि वे कैसे दिखते होंगे। यहाँ तक कि जीवाश्म मल, जिन्हें कोप्रोलाइट्स कहा जाता है, ने उनके आहार और पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम्स के बारे में जानकारी दी है। गैप 2S। आधुनिक तकनीक ने पैलियोंटोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सीटी स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग जैसी तकनीकें वैज्ञानिकों को जीवाश्मों को बिना नुकसान पहुंचाए अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। इन प्रगति से जबरदस्त खोजें हुई हैं, जैसे कि यह एहसास कि कुछ डायनासोर के पंख थे और वे पक्षियों से पहले की सोच से कहीं अधिक निकटता से संबंधित थे। गैप 2S। डायनासोर के जीवाश्मों की खोज ने पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। इसने हमें अविश्वसनीय विविधता और जटिलता की दुनिया दिखाई है, एक ऐसी दुनिया जो मनुष्यों से बहुत पहले मौजूद थी। खोजा गया प्रत्येक जीवाश्म डायनासोर की स्थायी विरासत का प्रमाण है, जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब ये शानदार जीव पृथ्वी पर राज करते थे। गैप 2S। जैसे जैसे हम अतीत में गहराई से उतरते जाते हैं, कौन जानता है कि कौन सी नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। डायनासोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हर नई खोज के साथ हम इन प्राचीन दिग्गजों की पूरी भव्यता को समझने के एक कदम और करीब आते हैं। गैप 3S। अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन अत्याधुनिक तकनीकों का पता लगाते हैं जो डायनासोर के अध्ययन में क्रांति ला रही हैं और उन रहस्यों का खुलासा कर रही हैं जो लाखों वर्षों से दबे हुए हैं। गैप 3S। डायनासोर्स की कहानी उनके खत्म होने से या उनके फॉसिल्स मिलने से खत्म नहीं हुई। असल में उनकी लेगेसी आज भी मॉडर्न कल्चर और मीडिया में जिंदा है। ब्लॉकबस्टर मूवीज से लेकर एजुकेशनल प्रोग्राम्स तक डायनासोर्स ने हर उम्र के लोगों का दिल जीत लिया है। गैप 2S। ये सब शुरू हुआ 1973 में ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म जुरासिक पार्क से, जिसने डायनासोर्स को ऐसे जिंदा किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। फिल्म में इन एंशिएंट क्रीचर्स को रियलिस्टिक दिखाने के साथ थ्रिलिंग स्टोरी ने पूरी दुनिया में डायनासोर्स के लिए एक क्रेज पैदा कर दिया जो आज तक चल रहा है। गैप 2S। सिर्फ फिल्मों ही नहीं, डायनासोर्स ने मीडिया के कई रूपों में अपनी जगह बनाई है। एनिमेटेड सीरीज, वीडियो गेम्स और बच्चों के टॉयज में भी ये दिखते हैं। दुनिया भर के म्यूजियम्स में डायनासोर एग्जिबिट्स लाखों विजिटर्स को अपनी ओर खींचते हैं, जो इन मैग्निफिसेंट बीइंग्स के बारे में और जानना चाहते हैं। गैप 2S।
डायनासोर्स कंजर्वेशन के लिए भी एक सिंबल बन गए हैं। उनका एक्सटिंक्शन हमें याद दिलाता है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है और हमारे प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी को बचाना कितना जरूरी है। इसी सोच ने कई कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंस्पायर किया है ताकि इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी ऐसा ही हश्र न देखना पड़े। गैप 2S लिटरेचर में डायनासोर्स ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है, साइंटिफिक जर्नल्स से लेकर फिक्शनल एडवेंचर्स तक। ये हमारे पास्ट की समझ को चैलेंज करते हैं और क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देते हैं। माइकल क्रिस्टन की जुरासिक पार्क जैसी किताबें एंटरटेन ही नहीं करती, बल्कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर भी सोचने पर मजबूर करती हैं। गैप 2S एजुकेशनल प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंटरीज पैलियोंटोलॉजी में लेटेस्ट डिस्कवरीज पर रोशनी डालते रहते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड को क्लासरूम्स और लिविंग रूम्स में लाते हैं। ये प्रोग्राम्स फ्यूचर जनरेशंस के साइंटिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर करते हैं, जिससे डायनासोर्स की लेगेसी जिंदा रहती है। गैप 2S मतलब डायनासोर्स टाइम से परे हैं, हमारे कल्चरल फैब्रिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। ये हमें एक गुजरे हुए जमाने की याद दिलाते हैं, फिर भी हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया और पॉपुलर कल्चर में उनकी मौजूदगी इन एंशिएंट जायंट्स के वंडर और मिस्ट्री को जिंदा रखती है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच के गैप को कम करती है। गैप 2S अगले चैप्टर में हमारे साथ जुड़े, जहां हम डायनासोर्स की स्टडी में रेवोल्यूशन लाने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में और डीपली जानेंगे और टाइम की रेत में दबे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। गैप 3S डायनासोर्स की पढ़ाई बहुत आगे बढ़ गई है जब से पहली फॉसिल्स मिली थी। इस चैप्टर में हम उन फैसिनेटिंग साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानेंगे जिनसे हम इन एंशिएंट जायंट्स को और अच्छी तरह समझ पाए हैं। गैप 2S पैलियोंटोलॉजी यानी एंशिएंट लाइफ की स्टडी डायनासोर रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स बड़ी मेहनत से फॉसिल्स खोजते हैं, कई साल फील्ड में बिताते हैं और लाखों सालों से दबी हुई हड्डियों को केयरफुली निकालते हैं। फिर इन फॉसिल्स को एनालाइज किया जाता है ताकि डायनासोर्स के एनाटॉमी, बिहेवियर और एवोल्यूशन को समझा जा सके। गैप 2S लेकिन ट्रेडिशनल पैलियोंटोलॉजी तो बस शुरुआत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने डायनासोर रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, जैसे कि कनेक्टिकट स्कैन से साइंटिस्ट फॉसिल्स के अंदर देख सकते हैं बिना उन्हें डैमेज किए। ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक हमें बोन स्ट्रक्चर और सॉफ्ट टिश्यूज जैसी इंट्रिकेट डिटेल्स दिखाती है जिन्हें पहले स्टडी करना इम्पॉसिबल था। गैप 2S 3D मॉडलिंग भी एक कमाल का टूल है। फॉसिल्स की डिजिटल रेप्लिकास बनाकर साइंटिस्ट्स ये सिमुलेट कर सकते हैं कि डायनासोर्स कैसे चलते थे, खाते थे और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते थे। ये मॉडल्स पूरे स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे डायनासोर फिजियोलॉजी की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। गैप 2S आइसोटोप एनालिसिस भी एक पावरफुल मेथड है। डायनासोर बोन्स के केमिकल कंपोजिशन को एग्जामिन करके रिसर्चर्स उनके डाइट, माइग्रेशन पैटर्न्स और उनके टाइम के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। इस टेक्निक से पता चला है कि डायनासोर्स चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में कैसे अडेप्ट हुए और उनके एक्सटिंक्शन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। गैप 2S इसके अलावा मोलेकुलर पैलियोंटोलॉजी का फील्ड नए फ्रंटियर्स खोल रहा है। साइंटिस्ट अब डायनासोर फॉसिल्स से एंशिएंट DNA और प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट और एनालाइज कर पा रहे हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलने की उम्मीद है जो डायनासोर बायोलॉजी और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकती है। गैप 2S ये एडवांस्ड टेक्निक्स न सिर्फ हमारे डायनासोर्स के नॉलेज को बढ़ाती हैं, बल्कि इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को ऐसे जिंदा भी करती हैं जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एंशिएंट पास्ट और प्रेजेंट के बीच का गैप कम करती है, जिससे हम लाखों साल पहले की दुनिया को अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गैप 2S जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करते जाएंगे और अपने मेथड्स को रिफाइन करते जाएंगे, टाइम की रेत में दबे सीक्रेट्स खुलते जाएंगे और हमें डिस्टेंट पास्ट से एक गहरा कनेक्शन मिलेगा। डायनासोर्स की स्टडी सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के बारे में नहीं है, ये साइंस और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। गैप 2S अगले चैप्टर में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम डायनासोर बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये एंशिएंट जायंट्स कैसे रहते थे, प्यार करते थे और सर्वाइवल के लिए लड़ते थे। गैप 3S डायनासोर्स की पढ़ाई में हमेशा से ही कमाल की खोजें और नए नए थ्योरीज होते रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ बहुत से डिबेट्स और मिस्ट्रीज आज भी साइंटिस्ट्स और डायनासोर लवर्स दोनों को ही एक्साइट करते हैं।
इस चैप्टर में हम डायनासोर रिसर्च के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स के बारे में जानेंगे। गैप 2S। सबसे ज्यादा गर्मागर्म डिबेट ये है कि क्या डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे या कोल्ड ब्लडेड। पहले ऐसा माना जाता था कि डायनासोर्स आज के रेप्टाइल्स की तरह एक्टोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड थे और अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बाहर के हीट सोर्स पर डिपेंड करते थे। लेकिन नए एविडेंस से पता चलता है कि कुछ डायनासोर्स शायद एंडोथर्मिक यानी वार्म ब्लडेड रहे होंगे, बर्ड्स और मैमल्स की तरह। गैप 2S। इस डिबेट के पीछे कई तरह के एविडेंस हैं, जैसे कुछ डायनासोर्स के बोन्स का स्ट्रक्चर, खास तौर पर हेवरशियन कैनल्स का होना, हाई मेटाबॉलिक रेट दिखाता है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की खासियत है। इसके अलावा कुछ थेरोपॉड डायनासोर्स पर फेदर्स के फॉसिल्स मिलने से लगता है कि ये क्रीचर्स अपने शरीर में खुद हीट पैदा कर सकते थे। गैप 2S। एक और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है डायनासोर के बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स का। ये एंशिएंट जायंट्स आपस में बात कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते थे। फॉसिलाइज्ड नेस्ट्स और ट्रैकवेज कुछ क्लूज देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। क्या कुछ स्पीशीज अकेले शिकार करते थे जबकि दूसरे ग्रुप्स में रहते थे? क्या वो शिकार करने के लिए प्लान्ड तरीके अपनाते थे या सिर्फ अपनी ताकत और नंबर पर डिपेंड करते थे? गैप 2S डायनासोर्स का खाना भी डिबेट का टॉपिक है। हमें कई स्पीशीज के हर्बिवरस और कार्निवरस होने के बारे में तो पता है, लेकिन फॉसिलाइज्ड स्टमक कंटेंट्स और कोप्रोलाइट्स, फॉसिलाइज्ड पॉटी मिलने से उनके खाने पीने के बारे में और भी सरप्राइजिंग चीजें पता चलती रहती हैं। हो सकता है कि कुछ हर्बिवोर्स सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स भी खाते हों, जबकि कुछ कार्निवोर्स शायद ज्यादातर शिकार करने के बजाय मरे हुए जानवर खाते हों। गैप 2S। फिर डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का सवाल भी है। एस्टेरॉयड इंपैक्ट थ्योरी तो मान ली गई है, लेकिन इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल्स में चेंजेस ने भी बड़ा रोल प्ले किया होगा। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में हुए मैस एक्सटिंक्शन के असली रीजंस आज भी पैलियोंटोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक हैं। गैप 2S। जैसे जैसे हमें नए फॉसिल्स मिलते रहेंगे और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, ये डिबेट्स भी बदलते रहेंगे। हर नई डिस्कवरी में इन अमेजिंग क्रीचर्स और उनकी दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदलने की ताकत है। गैप 2S। हमारे साथ बने रहिए जैसे हम इन ऑनगोइंग डिबेट्स और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं और पास्ट के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश में हमारे साथ जुड़िए। डायनासोर्स की स्टडी एक नेवर एंडिंग डिस्कवरी का जर्नी है, जहां हर आंसर नए क्वेश्चंस पैदा करता है और अननोन की एक्साइटमेंट हमें सर्च करते रहने के लिए प्रेरित करती है।